यह कहानी है समरजीत और दीपा की, जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्हें अपनी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं दिखता था। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है धंजय गांव से, जो उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में बसा था। अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियाँ अक्सर दिन में शांत और रात में कहानियों से गूंजती थी। इसी गांव में जन्मा और पला बढ़ा था समरजीत। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसके सपने हमेशा ऊंचे रहे। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का शौक था और इसीलिए वो कोई अमीर लड़की की तलाश में था। दूसरी तरफ दीपा थी, गांव के सबसे बड़े अमीर जमींदार की बेटी। खूबसूरत, आत्मनिर्भर और आज़ाद ख्यालों वाली। किसी तरह उनकी मुलाकात हुई। जब वो दोनों आपस में मिले तो उनकी सोच बदल गई। दोनों में प्यार हुआ और ये प्यार जल्द ही पूरे गांव की चर्चा बन गया। गांव में जात पात, अमीरी गरीबी के फर्क के चलते दीपा के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। दीपा के पिता रामस्नेही सिंह ने साफ कह दिया कि अगर समरजीत से रिश्ता रखा तो इसका गंभीर परिणाम होगा। पर वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन दोनों को उनके प्यार के आगे और कुछ नहीं दिखता था। एक रात दीपा ने घर छोड़कर समरजीत के साथ दिल्ली भाग आई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। दीपा के परिवार उससे खोजने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन उन दोनों का कहीं अता पता नहीं चला। उसके एक साल बाद समरजीत अपने भाई अरविंद और धर्मेंद्र के साथ गांव धंजय लौट आया। उसका रहन सहन, बातचीत, पहनावा, यह सब देख के गांव वालों को यकीन हो गया कि समरजीत का दिल्ली में रहन सहन काफ़ी अच्छा है और वो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है। लेकिन एक चीज़ से सभी दंग थे, उसके साथ दीपा नहीं आई थी। यह देख गांव वाले समरजीत से पूछने लगे कि दीपा आखिर कहाँ है। तो वह गांव वालों से कहता है कि दीपा 1 महीना पहले ही मुझसे लड़ झगड़ कर गांव के लिए निकल गई थी और अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। यह सुन दीपा के पिता रामनेही सिंह ने समरजीत के पास गया और बोला कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है। इस पर समरजीत ने कहा कि वह 1 महीना पहले ही मुझसे लड़ झगड़ कर भागी थी और अब मुझे नहीं पता वह कहाँ है। रामनेही सिंह को समरजीत पर शक हुआ। उसे लगा कि वह झूठ बोल रहा है और वह सच का पता लगाने के लिए दिल्ली चला गया। बेटी की कोई खैर खबर ना मिलने से रामस्नेही और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। वह जानते थे कि समरजीत दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में रहता है। वहीं पर उनका एक गांव का एक आदमी भी रहता था। उस आदमी के साथ रामस्नेही ने खोजबीन कर समरजीत का कमरा पता लगा लिया। वहाँ के आसपास के लोगों से जब दीपा के बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि यह कुछ ही दिन पहले
यहाँ पे दिखी थी और इसी से पता चल गया कि समरजीत झूठ बोल रहा है। रामस्नेही के मन में बेटी को लेकर कई तरह के ख्याल उत्पन्न होने लगे। उसे लगने लगा कि कहीं उसके बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो न गई हो। यही सब सोचते हुए वह थाना जा पहुंचा और वहां जाकर पुलिस में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसकी बेटी लापता है। यह सुन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दीपा को खोजने की तैयारी में जुट गए। मामला जवान लड़की के अपहरण का था, इसलिए वो कोई देरी किए बिना ही काम पर लग गए। उन लोगों ने जब समरजीत को जैसे ही इस बात का भनक लगा, वह दिल्ली से भाग गया और कहीं जाकर छुप गया। जब पुलिस की टीम समरजीत के दिल्ली वाले घर पर तलाशी ली तो वहाँ कोई नहीं मिला। फिर वो जब रामस्नेही के साथ उसके गांव वाले घर पर गए तब पुलिस वालों ने यह देखा कि उस घर पे भी कोई नहीं था। समरजीत के साथ साथ पूरे परिवार वाले ही उसके घर से गायब हो चुके थे। वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब कोई गुनाह किया होता है तभी वह भागता है, ऐसे नहीं। तमाम खोजबीन करने के बाद उन लोगों को पता चला कि समरजीत अपने मामा नरेंद्र के घर में छुपा हुआ है। तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पर जा पहुंची और समरजीत के साथ साथ उसके भाई और मामा नरेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया। उन सभी लोगों को थाने ले आकर पूछताछ की गई। तब समरजीत ने बताया कि हम बहुत डर गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, इसलिए हम वहाँ से भाग गए। दीपा के बारे में बताते हुए उन लोगों ने कहा कि वह 1 महीने पहले ही गांव के लिए निकल गई थी। अब वो कहाँ गई ये हमें नहीं पता। यह बात सुन पुलिस ने कहा कि अब से कुछ दिन पहले ही लोगों ने तुम्हें दीपा के साथ देखा था और तुम कहते हो कि वह 1 महीने पहले ही भाग गई थी। यह सुन समरजीत का चेहरा का रंग ही उड़ गया। वो समझ गए कि समरजीत जरूर झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से कहा कि देखो बाबू, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो बहुत पछताओगे। अच्छा यही होगा कि जो भी तुमने जुर्म किया है सच सच बता दो, क्योंकि सच उगलवाने के हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। यह सुन समरजीत डर जाता है और पुलिस को सब सच सच बताता है। वह बताता है कि उसने दीपा को जान से मार दिया है। यह सुन आसपास के सभी लोग चौंक जाते हैं। रामस्नेही जोर जोर से रोने लगता है और अगल बगल के लोग उन्हें समझाने लगते हैं, चुप कराने लगते हैं, सहारा बनते हैं उनका। खैर, पुलिस ने पूछा कि अगर तुमने उसे मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ है।
यह सुन समरजीत बताता है कि वह एक आम के वो उसे हमने बाग में गाड़ दिया है। सभी लोग साथ में जाते हैं और बाग में जाकर दीपा की बॉडी को खोजते हैं। उसकी लाश एक आम के पेड़ के नीचे गाड़ दी गई थी। वहाँ से गड्ढा खोद के उसे निकाला जाता है और उसकी बॉडी देख दीपा के पिता रामस्नेही जोर जोर से रोने लगते हैं। ये सब होने के बाद समरजीत अपनी कहानी जारी रखता है। लाश मिलने के बाद पुलिस वाले उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज देते हैं। इसके बाद समरजीत अपनी कहानी जारी रखता है। वह बताता है कि जब उन दोनों को एक दूसरे से गहरा वाला प्यार हुआ तो वो दोनों अपनी अलग दुनिया बसाने की प्लानिंग कर लेते हैं। घर वाले जब इस शादी से इनकार करते हैं, उनके बात नहीं मानते हैं, तो वो घर से भाग जाते हैं और दिल्ली में जाकर के अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग एक रेंट पर रूम लेते हैं और जब तक समरजीत को वहाँ पे काम नहीं मिल जाता तब तक उनका खर्चा समरजीत के भाई अरविंद और धर्मेंद्र उठा रहे होते थे। खर्चा समरजीत अपने भाइयों पर ज़्यादा दिनों तक बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए कुछ दिनों बाद वह एक सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर लेता है, जिससे समरजीत और दीपा काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही होती है। समरजीत सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था, इसलिए कभी उसकी ड्यूटी दिन में रहती थी तो कभी रात में। वह मन लगाकर अपनी काम करता था ताकि अपनी पत्नी को खुश रख सके। इतने मन लगा के काम करने के बावजूद वह अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी पास के ही रहने वाले एक युवक पर आकर्षित हो जाती है। समरजीत दीपा को जी जान से प्यार करता था, इसलिए उस पर भरोसा भी बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी बीवी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही है। दीपा को उसकी ड्यूटी टाइमिंग पता थी। जब वह दिन के 8 बजे जाता तो शाम के 8 बजे आता और रात के 8 बजे जाता तो वह सुबह के 8 बजे आता। जब वह रात में 8 बजे काम के लिए जाता था तो दीपा उस नए लड़के को रात के 10 बजे अपने घर बुला लेती थी। एक दिन जब समरजीत रात को 8 बजे अपने ड्यूटी के लिए गया तो 10 बजे दीपा ने उस लड़के को अपने घर बुला लिया। समरजीत को उस दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वह घर जाने का प्रयास किया। तकरीबन 11 बजे वह अपने घर पर पहुंचा और अपना घर का गेट ठकठकाया। यह सुन दीपा काफ़ी डर गई कि इस रात, इतनी रात में आखिर कौन आया होगा। वह उस लड़के को बेड के नीचे छिपा देती है और अपना कपड़ा पहनती है और गेट खोलने को जाती है। वह गेट खोल के तंग हो जाती है क्योंकि समरजीत उसके सामने खड़ा होता है। वह समरजीत से पूछती है कि आज आप इतनी जल्दी आ गए। इस पर समरजीत उससे कहता है
कि हाँ, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं आज जल्दी घर आ गया हूँ। यह बोल वो बेड पर लेट गया। ये सब देख वह लड़का अकबका कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसे भागते हुए समरजीत देख लेता है। फिर समरजीत और दीपा इस बात पर बहस करने लगते हैं कि वो कौन है। इस पर दीपा कहती है कि वो एक चोर है, यहाँ पे चोरी करने आया था। समरजीत समझ जाता है कि वह उसे झूठ बोल रही है। इस पर वो अपनी बीवी दीपा को कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि वो कौन था और यहाँ पे क्या करने आया था। वो उसे जो चीज़ चुराना था वो चीज़ तो तुमने उसे दे ही दी है, तब छुपा कर कोई क्या फ़ायदा। झूठ मत बोलो हमसे। जो हो गया है उसे भूल जाओ और आइंदा से इस बात का ध्यान रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे कभी धोखा मत देना। यह बोल वो सोने की कोशिश करता है। अगले दिन समरजीत काफ़ी गुस्से में होता है और दुख में भी। वह सोचता है कि मैंने दीपा से इतना प्यार किया और उसने मेरे पीठ पीछे ही खंजर भोंक दिया। उसने मुझे धोखा दिया। यह बात उसको बार बार खाई जा रही थी। जब वह सुबह उठा तो उसे यह बात बार बार खाए जा रही थी कि दीपा ने उसे धोखा दिया है। वह अपने काम गया पर उसका मन काम पर लग ही नहीं रहा था। बार बार उसके मन पे यही चीज़ आ रहा था कि दीपा ने उसे धोखा दिया। जब एक औरत एक बार धोखा दे सकती है तो बार बार क्यों नहीं? क्या पॉसिबिलिटी है कि वो अगले बार सुधर जाएगी? यह सब सोचते हुए उसने अपने भाइयों को फ़ोन लगाया। उन्हें दीपा के बारे में सारी बात बताई और उसके भाइयों ने उसके मामा नरेंद्र को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बताई। यह सुन नरेंद्र ने कहा कि तुम्हारी बीवी की चौकीदारी कौन दिन भर करता रहेगा, और जो एक बार धोखा दे दिया क्या गारंटी है कि वो अगली बार नहीं देगी। इससे अच्छा है कि हम उसे जान से मार देते हैं। और इस बात पर वो चारों एग्री हो गए। वह जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताया कि हमें कल सुल्तानपुर निकलना है। दीपा ने कहा क्यों? तो उस पर समरजीत जानता था कि वह जाने से मना कर देगी और अगर मैं इसे कुछ लालच दूँ तो यह जरूर जाएगी। उसने कहा कि मेरे मामा नरेंद्र का कोई बच्चा है नहीं और वो चाहते हैं कि सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए, तो उसी सिलसिले में हमें उसके घर कुछ दिन जाकर रहना है। इस पर दीपा काफ़ी खुश हो जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है कि चलो दिल्ली में गुजारा हमारा सही से हो नहीं पा रहा है, और अगर इसके मामा का जायदाद हमारे नाम हो भी जाता है तो इसमें गलत क्या है? हम अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बिता पाएंगे। यह सोच वो दोनों सुल्तानपुर से यह सोच वो दोनों सुल्तानपुर के लिए निकलते हैं और उनके साथ समरजीत के दो भाई भी उसके साथ होते हैं। वो चारों सुल्तानपुर पहुंचते हैं और अपने मामा के यहाँ जाने लगते हैं। उसका मामा पहले ही बाग में उन लोगों का इंतज़ार कर रहा था। जब वो लोग गए
तो उससे पहले ही उसका मामा गड्ढा खोद के सब चीज़ तैयार रखा था। उसके बाद समरजीत और उसके दोनों भाई मिलकर दीपा का गला घोंटकर मार देते हैं और उसे उस बाग में दफना देते हैं और उसके ऊपर में पेड़ लगा देते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके कि उसकी लाश कहाँ गई। और फिर वो सब लोग पहले की तरह ही घूमना फिरना सब करने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इतना सब सुनने के बाद पुलिस ने समरजीत और उसके दोनों भाई अरविंद और धर्मेंद्र और उसके मामा नरेंद्र को अपहरण और हत्या और लाश छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार की और दिल्ली के साकेत न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी लाश छिपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया और दिल्ली के साकेत नगर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। प्यार करो, लेकिन उसके लिए एक हद तक जाना ही सही होता है। सीमा को क्रॉस करोगे तो आगे चल के नुकसान तुम ही लोगों को होगा।